हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 116 श्रेया की जिद। 100 बातों की एक बात थी, और वो बात ये थी कि एग्रीमेंट की बात पर बबली का रिएक्शन सुनकर श्रेया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्या मतलब कि ये एग्रीमेंट नहीं बन सकता था? हाँ, अगर श्रेया अपने अधिकार, अपने हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून का साथ चाहती थी तो इसमें गलत क्या था? और बबली कैसे इनकार कर सकती है? वो उसकी दोस्त थी जिसने माफी मांगते वक्त वादा किया था कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए जो कर सकती होगी, जरूर करेगी। तो अब ये इनकार क्यों कर रही थी? श्रेया ने तमतमा कर बबली से पूछा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, भाविका। उल्टा तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तुमने कहा था कि तुम मेरी हर लड़ाई में मेरा साथ दोगी और 5 साल पहले तुमसे जो गलती हुई, तुम उसे सुधारने की कोशिश करोगी। और अब जब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, तुम साफ साफ इनकार कर रही हो। क्यों? श्रेया की ये बात सुनकर बबली को अपने कहे शब्दों पर अफसोस हुआ। उसका इरादा श्रेया को हर्ट करने का नहीं था। वो बस श्रेया से ये कहना चाहती थी कि वो जो बबली से करवाना चाहती है, वो मुमकिन है ही नहीं। बबली ने श्रेया का हाथ पकड़ते हुए शांत होकर उससे कहा, आई एम सॉरी श्रेया, शायद मेरे कहने का तरीका सही नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस तुम्हारी बात सुनकर मैं इतनी हैरान हो गई कि समझ ही नहीं आया कि तुम्हें इनकार कैसे करूं। बट प्लीज, मेरी मानो, तो ये एग्रीमेंट बनवाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। श्रेया ने तुनक कर कहा, क्यों? क्यों निकाल दूं? तुम वकील नहीं रही या तुम भी निहाल शेरगिल के रुतबे के दबाव में हो? बबली ने इस पर कहा, नहीं श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं वकील भी हूँ और निहाल के पास कितना पैसा या पावर है, मुझे उस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एग्रीमेंट बनवाने से इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि तभी श्रेया ने पूछा, क्योंकि व्हाट भाविका? बबली ने झूठ बोलते हुए कह दिया, क्योंकि तुम जो कुछ उसमें लिखवाना चाह रही हो, वो सब कंडीशंस बहुत ही अजीब हैं। श्रेया ने पलट कर पूछा, क्यों? इसमें क्या अजीब है कि मैं ये चाहती हूँ कि निहाल मुझसे दूर रहे, मुझे छूने पर या मेरे साथ छेड़छाड़ करने से उस पर रोक हो? क्या गलत है इसमें कि मैं ये तसल्ली चाहती हूँ कि अगर कल निहाल शादी करता है, तो मुझे गारंटी चाहिए कि वो मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं करेगा। अगर मैं कानूनी तौर पर ये प्रोटेक्शन चाहती हूँ कि निहाल मुझे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? इस वक्त श्रेया इतनी परेशान और इतनी इमोशनल थी कि बबली के कुछ भी कहने और समझाने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। बबली उससे ये भी नहीं बता सकती थी कि एग्रीमेंट बनाने से इनकार की उसकी असली वजह क्या है। अगर बबली उसे बताएगी भी, तो भी श्रेया उस पर कभी यकीन नहीं करेगी। बबली इतना तो जान चुकी थी कि श्रेया एग्रीमेंट की बात निहाल से डर कर नहीं, बल्कि उसके लिए श्रेया के सीने में जो तूफान उठ रहा था, उससे बचने के लिए बनवा रही थी। वो अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि उसके दिल में निहाल के लिए न तो कुछ है और न कभी हो सकता है। इसलिए बबली को लगा कि श्रेया के हाल और हालात को देखते हुए वो चुपचाप श्रेया को वो एग्रीमेंट बना कर दे दे। बबली ने श्रेया के लिए एक कप चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते बबली गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है श्रेया, मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं करूंगी और न ही मैं तुम्हें इनकार करूंगी। कल तक एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा, तुम बस मुझे अपनी शर्तों की लिस्ट ईमेल कर देना। ठीक है। ये सुनकर श्रेया की सांस में सांस आए और उसने कहा, थैंक यू भाविका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस एक बार ये पेपर्स रेडी हो जाएं, तो मैं निहाल को अपनी लाइफ में ठीक से हैंडल कर सकूंगी। ये सुनकर बबली ने कहा, हाँ, पर क्या तुम्हें यकीन है कि निहाल इस एग्रीमेंट पर साइन करेगा या इसे मानेगा भी? इस पर श्रेया ने पूछा, क्यों नहीं मानेगा? उसके पास कोई वजह नहीं है इसे नहीं मानने की। वैसे भी उसके और मेरे बीच ये सब बातें जुबानी तय हो चुकी हैं, तो लिखे हुए को मानने में भी उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर श्रेया ने बात बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो,
जब एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा तो बता देना मुझे। अब ये बताओ कि बेबे कैसी हैं? बाऊजी कैसे हैं? उनकी सेहत तो ठीक है ना? घर में नताशा और रौनक की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अपनी माँ और अपने पिता की बात आते ही श्रेया का चेहरा भावुक हो गया था। उसकी आंखों में नरमी और अपने माता पिता से मिलने की तड़प जाग उठी थी। बबली भी श्रेया को इस तरह देखकर भावुक हो गई और कहने लगी, जमुना आंटी ठीक हैं। श्रेया बहुत चाव से नताशा की शादी की तैयारी कर रही हैं। सेहत भी अच्छी है पहले से। शायद बेटी की शादी की खुशी ने उनमें नया रंग भर दिया है। ये और बात है कि रौनक और नताशा की शादी हर लिहाज से गलत है। एनीवे, मुझे देखकर आंटी बहुत खुश हुई। आलू के पराठे, इलायची वाली चाय और ढेर सारी बातें। और तो और, मैं बहाने से जमुना आंटी से तुम्हारे लिए गुड़ वाला आम का अचार लाई हूँ। ये कहते हुए बबली ने श्रेया के सामने अचार का मर्तबान रख दिया और श्रेया ने भरी आंखों से उसके ढक्कन को खोला तो माँ के प्यार की भीनी भीनी खुशबू ने उसका रोम रोम भर दिया। उसका ये भावुक चेहरा देखकर बबली ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें आंटी के हाथ का अचार कितना पसंद है, तो बस इस बहाने से ले आई कि मेरी किसी दोस्त को भी ये अचार बहुत पसंद है। दो पल के लिए तो उन्हें शायद लगा भी कि मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। श्रेया ने कहा, थैंक यू भविका, मुझे तो माँ के हाथ की हर चीज अच्छी लगती है। जब नताशा मुझे अपनी शादी की डेट फिक्स होने की खबर देने आई थी, तो मुझे ताना मारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बेबे के हाथ की बनी हुई पिन्नियाँ लाई थी। और मुझे उसमें सिर्फ बेबे का प्यार दिखा, नताशा के अंदर भरा हुआ जहर नहीं। बबली ने कहा, श्रेया, तुम चाहे मानो या न मानो, मगर जल्द ही तुम अपनी बेबे के हाथ का खाना अपने घर में उनके साथ बैठकर खाओगी। और तुम्हें इसके लिए जगदीप अंकल से किया हुआ कोई भी वादा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रेया ने कहा, मैं अब ऐसी कोई उम्मीदें नहीं रखती कि मैं कभी इज्जत से अपने घर लौट सकूंगी। बस मुझे अपने बाऊजी और बेबे की खबर मिलती रहे, मेरे लिए वही बहुत है। बबली ने कहा, जगदीप अंकल तो आज घर पर थे नहीं, पर मुझे यकीन है कि वो ठीक हैं। और तुम चाहे मानो या न मानो, देख लेना एक दिन जगदीप अंकल और जमुना आंटी तुम्हें खुद सामने से पूरी इज्जत के साथ घर बुलाएंगे। एक और चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? श्रेया ने बस हामी में सिर हिला दिया। वो बबली से एक दिन में 2 बार बहस नहीं करना चाहती थी, पहले एग्रीमेंट को लेकर और अब अपने बाऊजी और बेबे को लेकर। सिर्फ श्रेया ही जानती थी कि अगर उसके माता पिता उसे माफ कर कर वापस घर बुला भी ले, तब भी वो कभी मल्होत्रा कोठी नहीं लौट सकेगी, क्योंकि वो कभी भी वंश के जन्म के सच को समझा नहीं पाएगी। वंश उसके खानदान की नजर में नाजायज ही रहेगा, और श्रेया के बाऊजी कभी इस बात को नहीं सह पाएंगे कि श्रेया ने उस रात की बदनामी के नतीजे को जन्म दिया। वंश की मासूमियत उनके उसूलों को बदल नहीं पाएगी, और श्रेया अब वंश की जिंदगी में किसी किस्म की कोई कड़वाहट नहीं चाहती थी, इसलिए वो जानती थी कि अगर मल्होत्रा कोठी के दरवाजे उसके लिए खुल भी जाएं, तब भी वो अपने घर में दाखिल नहीं हो सकती। श्रेया ने बस एक कप चाय और पी, और फिर अपनी माँ के हाथ के बने अचार के मर्तबान को सीने से लगाए, वो वापस शेरगिल मैंशन लौट आई। लौट कर आई तो देखा कि निहाल की सौतेली बहन मेहिका अब वापस अमेरिका जाने की तैयारी में थी। उसके बैग्स पैक हो चुके थे। नौकर भाग भाग कर उस नकचड़ी मेम साहब के बचे हुए काम कर रहे थे। मोनिका शेरगिल मेहिका को नसीहतें दे रही थी। मेहिका, फोन के साथ खेलना बंद करो और मेरी तरफ देखो। इस पर मेहिका ने लापरवाही से जवाब दिया, सुन तो रही हूं मैं आपको, स्टेप मॉम। हर बार वही 5 बातें करती हैं आप, और आज भी वही 5 बातें हैं। दोस्तों और बॉयफ्रेंड्स पर पैसे न उड़ाऊं, जहां भी जाऊं आपको और निहाल को ये बताकर जाऊं कि कितने दिनों के लिए जा रही हूं, कहाँ रुक रही हूं, वगैरह वगैरह। किसी भी राह चलते लड़के को पकड़कर शादी न कर लूं, पैसे उड़ाने के अलावा अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचूं, जिम्मेदार बनूं। और कुछ? ये सुनकर मोनिका परेशान होते हुए बोली, हाँ। और फॉरेन कंट्री में जाकर टैक्सीज में अपना पासपोर्ट मत भूलना। इस पर मेहिका बच्चों की तरह बोली, कम ऑन स्टेप मॉम, सिर्फ 2 बार ही तो ऐसा हुआ है, एक बार इटली में और एक बार ग्रीस में। हर बार थोड़े न मैं इतनी गैर जिम्मेदार होती हूँ।
मोनिका ने भड़क कर कहा, गैर जिम्मेदार तो तुम हो मेहिका, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। हो सकता है कि तुम्हें मेरी और अपने भाई की बातें बुरी लगती हों, पर हम जो भी कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। इस पर मेहिका ने पलट कर पूछा, स्टेप मॉम, मैंने कब कहा कि मुझे आपकी और निहाल की बातें बुरी लगती हैं? और लग भी कैसे सकती हैं? क्या मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी जिम्मेदारी आप दोनों पर डाल दी है? और आप मुझे, अपनी सौतन की बेटी को, अपने बुज़दिल पति की बेवफाई की निशानी को, एक गार्डियन की तरह देख रही हैं। आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी और कितनी शर्म की बात है। मैं यहाँ इंडिया में नहीं रहती। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं आपको और निहाल को सौतेला समझती हूँ, वजह ये है कि मैं आप दोनों के सामने खुद को मुजरिम महसूस करती हूँ। इसलिए आप ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपकी हर बात की बगावत करती हूँ, या आपके मन में मेरे लिए जो फिक्र है, उसे सीरियसली नहीं लेती। दरवाजे पर खड़ी हुई श्रेया, मोनिका और मेहिका की ये बातें सुनती रही। उसे एहसास हुआ कि मेहिका शायद उतनी बुरी लड़की नहीं थी जितना कि श्रेया ने उसे समझा था। मेहिका ने श्रेया के साथ बदतमीजी जरूर की थी, पर उसकी वजह श्रेया के किरदार से ज्यादा अपनी बहन के दिमाग में निहाल की रेप्यूटेशन थी। श्रेया को लगा कि शायद उसे मेहिका को बाय बोलना चाहिए। यही सोचकर श्रेया ने कांच का दरवाजा खोला और अंदर आने लगी। उसे देखकर मोनिका और मेहिका मुस्कुराए और मेहिका ने कहा, अरे, तुम सारा दिन कहाँ थी, श्रेया? मैंने वंश से भी पूछा पर उसे खिलौनों से फुर्सत मिले तो मेरी किसी बात का जवाब देना। पर मुझे कहना पड़ेगा कि वंश इतना क्यूट बेबी है कि क्या बताऊं। ये सुनकर श्रेया ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू। मैं एक्चुअली सारा दिन ऑफिस में और साइट पर थी। मैं भूल ही गई थी कि तुम आज वापस न्यूयॉर्क जा रही हो। एनीवे, आराम से जाना, सेफ ट्रैवलिंग, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। इस पर मेहिका ने जवाब दिया, जल्दी मिलना तो मुश्किल है, श्रेया, क्योंकि मैं साल में 1-2 बार ही आती हूँ। पर हाँ, स्टेप मॉम और निहाल मुझसे मिलने अमेरिका या लंदन जरूर आ जाते हैं। इनफैक्ट, तुम और वंश क्यों नहीं आते मुझसे मिलने? आई एम श्योर कि निहाल तुम दोनों को खुशी खुशी ले आएगा। ये सुनते ही श्रेया हैरान होते हुए बोली, नहीं, निहाल के साथ हम कहीं नहीं जा सकते। श्रेया ने अभी ये कहा ही था कि अचानक निहाल ने घर के अंदर कदम रखा और उसने श्रेया की ये बात सुन ली, और उसने तीखे तेवर करते हुए कहा, अच्छा, और तुम क्यों नहीं जा सकती कहीं मेरे साथ? निहाल के सवाल की इस गूंज को सुनकर श्रेया खामोश हो गई थी। वहीं मेहिका और मोनिका हैरान हो गए थे। निहाल और श्रेया के बीच का टेंशन अब सब महसूस कर सकते थे। पर श्रेया निहाल के साथ इस वक्त लड़ना नहीं चाहती थी, पर ये बात भी जाहिर थी कि निहाल का सामना किए बिना वो अब यहाँ से निकल नहीं सकती थी। ऐसा क्या जवाब देगी श्रेया निहाल को कि उसे गुस्सा न आए, कि सबके सामने उनके रिश्ते का तमाशा न बने। एपिसोड 117 ड्रामेबाज श्रेया और शक की निहाल। निहाल आज सुबह से ही श्रेया पर नाराज था। जब से श्रेया शेरगिल मैंशन के आउट हाउस में शिफ्ट हुई थी, तब से उसने न तो निहाल की तरफ ध्यान दिया था और न ही उसने निहाल से सीधे मुंह बात की थी। निहाल ने पूरा दिन श्रेया का फोन ट्राई किया था, उसे मैसेज भेजे थे, पर श्रेया ने उसकी बात करने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। इसलिए वो बौखलाया हुआ तो पहले से ही था, और ऊपर से उसने श्रेया को मेहिका से ये कहते हुए सुन लिया था कि वो और वंश निहाल के साथ कहीं नहीं जा सकते। श्रेया तो निहाल के बात करने के लहजे से ही समझ गई थी कि वो लड़ने के मूड में है, और चूंकि श्रेया निहाल के परिवार और उसके नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, उसने तुरंत बात को संभालते हुए निहाल को जवाब दिया। श्रेया ने नॉर्मल टोन में कहा, ओह हाय निहाल, तुम कब आए? पता ही नहीं चला हमें। वो मेहिका कह रही थी कि मैं और वंश तुम्हारे साथ उससे मिलने अमेरिका आ सकते हैं, और मैं उसे मना कर रही थी कि वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस पर निहाल बिदकते हुए बोला, तभी तो पूछ रहा हूँ कि क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा। निहाल का सवाल सुनकर श्रेया ने बहाना बनाते हुए कहा, क्योंकि जल्द ही मुझे वंश का स्कूल स्टार्ट करना होगा और मेरे पास इतना काम है कि कम से कम 8 महीने तो मैं चंडीगढ़ से भी नहीं हिल सकती।
क्यों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्यों मना कर रही हूँ? श्रेया ने सफेद झूठ बोलकर बात को संभाल तो लिया था, पर निहाल के चेहरे पर बैठी शिकन से साफ समझ में रहा था कि वो श्रेया की बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ है, पर वो माहौल देखकर चुप रहा। और उसने मेहिका से कहा, 2:30 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी, और वो भी दिल्ली से। शाम के 5 तुम्हें यही बज चुके हैं। अब निकलोगी तो कहीं रात के 9 बजे दिल्ली पहुंचोगी। मेहिका ने इस पर फौरन कहा, हाँ हाँ समझ गई निहाल, इन शॉर्ट तुम अपनी बहन को गेट आउट बोल रहे हो। ये सुनकर निहाल ने मेहिका को छेड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तो मैं करूं तो क्या करूं? चलो, अब देर हो रही है, ड्राइवर भी बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुनीम, जाफर, मेहिका मैडम का सामान गाड़ी में रखो। तभी मेहिका बोली, ओके स्टेप मॉम, अपनी इस बिगड़ल सौतेली बेटी को इजाजत दे, मैं न्यूयॉर्क पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। बाय श्रेया, एंड वंस अगेन मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगती हूँ। हो सके तो इस पूरे किस्से को भूल जाना और मुझे उसके बेसिस पर जज मत करना। ये सुनते ही श्रेया ने उदारता दिखाते हुए कहा, भूल जाओ मेहिका, मैं भी भूल गई हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सॉल्व हो गई, तुम इत्मीनान से अपनी फ्लाइट पकड़ो। उम्मीद है कि मेरे और वंश के होते हुए तुम कम से कम एक बार तो इंडिया आओगी ही। इस पर मेहिका ने जवाब दिया, चिल श्रेया, मुझे नहीं लगता कि तुम अब यहाँ से कहीं भी जाने वाली हो। एनीवे, अब चलती हूँ। इससे पहले कि श्रेया मेहिका की कही हुई बात की गहराई समझ पाती, मेहिका ने उसे बाय कहा, मोनिका के गले लगी, उनके हाथ से दही चीनी खाए और निहाल से बात करती हुई गाड़ी की तरफ चली गई। श्रेया को लगा कि ये एक फैमिली मोमेंट है और उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसलिए वो दूर से ही मेहिका को बाय कहकर बिना गाड़ी के पास आए वापस आउट हाउस आ गई। वंश अभी घर पर नहीं था। रणविता मासी उसे घुमाने और शॉपिंग करवाने के लिए ले गई थी, क्योंकि वो अगले दिन शिमला लौट रही थी। इसलिए उनका मन था कि एक पूरा दिन तो अपने नाती के साथ बिता लें। अब क्या पता श्रेया और वंश का दोबारा कब शिमला आना हो। श्रेया ने अपना बैग सोफे पर पटका, सेलफोन चार्जिंग पर लगाया, अपने बाल बांधे और अपने रात के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में लग गई। अभी उसने सामान निकालने के लिए फ्रिज खोला ही था कि उसे आउट हाउस का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद वंश वापस आ गया है, पर जब उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां निहाल खड़ा था, वंश नहीं। निहाल को देखकर और उससे ज्यादा निहाल के तेवर देखकर श्रेया का माथा ठनका। उसे दिख गया कि निहाल उससे लड़ने के मूड में आया है, पर श्रेया ने बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन देते हुए कहा, ओह तुम हो, मुझे लगा कि शायद रणविता मासी वंश को वापस ड्रॉप करने आई हैं। निहाल ने इस पर पलटकर सवाल किया, मैं तुम्हें कौन से एंगल से मासी लग रहा हूँ? और जो तुम ये नॉर्मल होने का ड्रामा कर रही हो न, ये सब मेरे साथ मत करो, समझी? कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। श्रेया ने फौरन कहा, निहाल, एक बार फिर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम किस बात पर इतने बिगड़े हुए हो। मैंने तुमसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात की है और अब तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। ये सुनकर निहाल बिगड़ते हुए बोला, हाँ, है मुझे प्रॉब्लम श्रेया। क्योंकि तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करने का नाटक कर रही हो। वो भी इसलिए ताकि हमें ये बात न करनी पड़े कि मैंने तुम्हें मेहिका के सामने अपनी होने वाली बीवी कहा, जो बात तुम्हें अपनी बेइज्जती के बराबर लगी। तुम मेरे साथ ये नॉर्मल रहने का ड्रामा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही, मेरे मैसेज देखकर भी उनका जवाब क्यों नहीं दे रही। ठीक कह रहा हूं ना मैं, श्रेया? श्रेया जो हालात बनने से रोकना चाहती थी, वो श्रेया के लाख कोशिश करने के बावजूद निहाल ने बना ही दिए थे। वो उससे लड़ने पर उतारू था क्योंकि श्रेया के रवैये से उसका दिल दुख था और श्रेया के उसे इग्नोर करने से निहाल का ईगो हर्ट हुआ था। पर श्रेया का निहाल से झगड़ने का या उसे उल्टा जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। वो उसके ही घर में रह रही थी और वो निहाल की माँ और घर के नौकर चाकरों ले सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी।
श्रेया ने निहाल को शांत करने के लिए कहा। निहाल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने बात संभालने के लिए मेहका से कह भी दिया कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। और रही बात तुम्हारे फोन न उठाने की या तुम्हारे मैसेजेस का जवाब न देने की, तो निहाल, इंसान बिजी हो सकता है ना। मैं यहाँ वहाँ हो सकती हूँ ना। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, तो आई एम सॉरी। अब ठीक है। देखो, अब तो मैंने माफी भी मांग ली। जैसे ही श्रेया ने इतनी नरमी से निहाल से माफी मांगी, निहाल को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हर छोटी बात पर निहाल के गले पड़ जाने वाली श्रेया न सिर्फ उसके सवाल अवॉइड कर रही थी, बल्कि सॉरी बोलकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। ये सब तो बिल्कुल श्रेया के गर्म मिजाज के उलट था। जो श्रेया निहाल से लड़ने के बहाने ढूंढती है, उसकी छोटी से छोटी गलती पर इल्जामों का अंबार लगा देती है, उसके फ्लर्ट करने पर नाराज हो जाती है और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है। वो आज अपनी हर गलती मान रही है और निहाल के चीखने चिल्लाने पर किसी शांति दूत की तरफ बिहेव कर रही है। श्रेया भी किचन के स्लैब के पास खड़ी निहाल के चेहरे के उतरते चढ़ते भाव देख रही थी। उसे भी समझ आ रहा था कि निहाल को उस पर हैरानी कम और शक ज्यादा हो रहा है, पर श्रेया को हर हाल में शांत रहना था, तब तक जब तक वो एग्रीमेंट उसके हाथ में नहीं आ जाता, जो बबली उसे कल रात तक बनाकर देने वाली थी। श्रेया को अब निहाल से उन दोनों के बारे में जो भी बात करनी थी, वो एग्रीमेंट बनने के बाद ही करनी थी। निहाल ने श्रेया की तरफ 2 कदम बढ़ाए और शांत होते हुए उससे गहरी आवाज में पूछा, श्रेया, ऐसा कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता? ये सुनकर श्रेया ने कहा, नहीं निहाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? ऐसा ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? श्रेया का सवाल सुनकर निहाल ने पलटकर एक और सवाल किया, अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? इस पर श्रेया ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। ये सुनकर निहाल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे घुमा फिर के सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। पूछूं? श्रेया ने फौरन कहा, हाँ। ये सुनकर निहाल ने श्रेया की आंखों में देखते हुए कहा, सच सच जवाब दोगी या इसी तरह मेरी बात को घुमा दोगी जैसे पिछले 10 मिनट से घुमा रही हो? इस पर श्रेया ने घबराते हुए कहा, अब तुम मुझे नर्वस कर रहे हो निहाल। मैं दूंगी ना तुम्हें सच सच जवाब। तो निहाल ने सीधे सीधे कहा, ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ। निहाल श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना श्रेया को छूने की कोशिश किए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया श्रेया? आई मीन, इस बार कहीं तुम्हें मुझसे सचमुच वाला प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनते ही श्रेया हड़बड़ाते हुए बोली, व्हाट? ये किस किस्म का सवाल है निहाल? मैं भला क्यों करने लगी तुमसे प्यार? क्यों होगा मुझे तुमसे प्यार? ये बात कहाँ से आ गई तुम्हारे दिमाग में? इस पर निहाल ने और गहराई से सवाल किया, तो अगर मुझसे प्यार नहीं हुआ है, तो मुझसे कतरा क्यों रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? श्रेया, मैं लड़कियों के साथ इतना वक्त बिता चुका हूँ कि उनके दिल की हर बात और दिमाग की हर खुराफात को इतनी अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि जब किसी लड़की का रवैया अचानक बदलता है, तो मुझे उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती। ये जो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, शांत और नॉर्मल होने की बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रही हो, मुझसे नजरें मिलाकर बात तक नहीं कर पा रही हो, क्या लगता है यार तुम्हें मैं इतना बेवकूफ हूँ कि समझ न सकूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है श्रेया? क्योंकि अगर ये बदले बदले मिजाज इश्क के नहीं हैं, तो खुराफात के ही हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर मैं खुद पता करने पर आ गया, तो मैं वो सब करूंगा जिससे तुम्हें नफरत है। और अगर नफरत नहीं भी है, तो कम से कम तुम दावा तो यही करती हो कि तुम्हें नफरत है। ये कहते कहते निहाल श्रेया के बहुत नजदीक आ गया था, पर उसने अभी तक श्रेया को हाथ नहीं लगाया था।
और अब श्रेया नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि निहाल क्या करने वाला है। उसने निहाल के सामने से हटने की कोशिश की, तो निहाल ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इससे पहले कि निहाल का हाथ श्रेया की कमर तक पहुंचता, श्रेया ने निहाल का हाथ पकड़कर बौखलाते हुए कहा, बस इसलिए कि है मैंने वो खुराफात, निहाल। इस पर निहाल ने फौरन पलटकर पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसी खुराफात? श्रेया ने कहा, तुम्हारी हत्या करने की खुराफात, तुम्हें खुद से दूर रखने की खुराफात। निहाल और निहाल की जिद ने श्रेया के पास सच बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। उसे अब निहाल को बताना ही था कि वो बहुत जल्द उसके सामने साइन करने के लिए एक एग्रीमेंट लाने वाली थी। पर क्या होगा जब निहाल को पता चलेगा कि उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है? क्या वो मान जाएगा या उसके गुस्से का ज्वालामुखी श्रेया पर फटेगा? क्या नया मोड़ आएगा श्रेया और निहाल के इस बेनाम रिश्ते में? एपिसोड 118 निहाल की चाल। श्रेया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एग्रीमेंट बनने से पहले निहाल के साथ उसका कोई झगड़ा हो, या निहाल को इस बात की भनक भी लगे कि वो कोई ऐसे कागजात तैयार करवा रही है। वो एग्रीमेंट बनने के बाद आराम से टेबल पर बैठकर उससे दो मच्योर लोगों की तरह बात करे, पर निहाल की जिद और उसके तेवर देखकर लग नहीं रहा था कि ये मुमकिन था भी। निहाल ने श्रेया के मन के चोर को पकड़ लिया था और उसके मुंह से उगलवा लिया था कि उसने कुछ तो ऐसा किया है जो निहाल को पसंद नहीं आएगा। निहाल ने श्रेया से दूर हटते हुए उसे घूरकर देखा और पूरे हक से पूछा, ओह आई सी, तो तुम मेरी हत्या करना चाहती हो? ग्रेट। जरा मुझे भी तो पता चले कि तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा क्या किया है जिससे तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। इस पर श्रेया ने धीरे से कहा, कल शाम तक मैं तुम्हें ये बता दूंगी, तब तक क्या हम कोई और बात कर सकते हैं, प्लीज? ये सुनकर निहाल तिलमिलाते हुए बोला, श्रेया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम बहकाकर या बहाना बनाकर बात टाल दो। तुम मुझे अभी बताओगी कि तुमने क्या किया है। मैं कल शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता, श्रेया, और अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो बिलीव मी, मैं कल शाम तक यहीं तुम्हारे सिर पर बैठा रहूंगा। आखिरकार श्रेया ने हार मानते हुए कहा, ऑल राइट, ठीक है यार, बताती हूँ, पर मुझ पर बिगड़ना मत, मैंने ये फैसला गुस्से में आकर नहीं, बल्कि हर बात और हर पहलू को दिमाग में रखते हुए किया है। फिर श्रेया ने थोड़ा रुककर आगे कहा, मैं भविका से कहकर एक एग्रीमेंट रेडी करवा रही हूँ, निहाल। ये सुनकर निहाल ने हैरान होते हुए कहा, एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? श्रेया गहरी सांस लेकर बोली, उस एग्रीमेंट में कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारे और मेरे बीच क्लियर रखना चाहती हूँ। उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, मेरी मर्जी के बिना न तुम मेरे नजदीक आ सकते हो और न ही मुझे छू सकते हो। ये क्लॉज मेरी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि कुछ भी हो निहाल, मैं एक अकेली औरत हूँ, तुम्हारे घर में रहती हूँ और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है निहाल। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता रहेगा, और उसके अलावा हम सिर्फ वंश के बारे में बात कर सकते हैं। और हाँ, उस एग्रीमेंट पर साइन करके तुम मुझे ये गारंटी दोगे कि तुम मुझे न तो वंश की लाइफ से अलग कर सकते हो, और न तुम्हारी शादी हो जाने पर मेरे मां होने का हक मुझसे छीन सकते हो। बस यही पॉइंट्स हैं उस एग्रीमेंट में। कुछ कहना है अब तुम्हें? श्रेया को लगा था कि एग्रीमेंट के पॉइंट सुनते ही निहाल बवाल खड़ा कर देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उसे इल्जाम देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुस्से के ठीक उलट निहाल के चेहरे पर हैरानी थी, चोट का एहसास था, और वो श्रेया को ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि श्रेया ने ऐसी हरकत की भी है। कुछ देर के बाद उसने श्रेया को ताना मारते हुए बस इतना कहा, ओके, समझा, तो तुम्हें मुझसे, निहाल से, अपने ही बच्चे के बाप से सेफ फील करने के लिए कानूनी सहारे की जरूरत है, और तो और तुम्हें मुझ पर इस बात को लेकर भी शक है कि मैं वंश को तुमसे अलग कर दूंगा, क्योंकि तुम उसके शेरगिल खानदान का वारिस बनने में अड़चन हो। ठीक है, ले आओ वो एग्रीमेंट बनवा कर, एक बार उसे पढ़ लूं, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा। गुड नाइट, श्रेया। निहाल ने श्रेया को गुड नाइट कहते वक्त बड़ी मायूस नजर से देखा, जैसे उसे श्रेया ने बहुत मायूस किया हो।
फिर वो चुपचाप आउट हाउस से निकलकर घर के अंदर चला गया। श्रेया निहाल को जाते हुए देखती रही। मन ही मन उसे भी लगा कि शायद उसने ये एग्रीमेंट बनवा कर गलती कर दी है, पर फिर उसने खुद को समझाया कि ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। ये एग्रीमेंट श्रेया, निहाल और वंश के रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। श्रेया वापस खाना बनाने में जुट गई, पर जितनी शांत वो थी, उतना शांत अब निहाल कहाँ रहने वाला था। वो जैसे ही घर के अंदर मन ही मन झुलसते हुए आया, वैसे ही लैपटॉप पर काम कर रही उसकी माँ ने उसका बिगड़ा हुआ मूड देख लिया। मोनिका निहाल की माँ थी और उसके मिजाज को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। उन्हें ये भांपने में जरा भी टाइम नहीं लगा कि निहाल को श्रेया की किसी बात ने परेशान किया है। श्रेया से बात करने आउट हाउस गया था ना, बस श्रेया ने जरूर ऐसा कुछ कहा या किया है जिसकी वजह से निहाल का मूड अपसेट है। मोनिका ने लैपटॉप बंद किया, निहाल के लिए टमाटर का सूप बनाया और सूप का बोल लेकर वो निहाल के कमरे में जा पहुंची। अपनी माँ को अंदर आते हुए देखकर निहाल ने मुंह फेरते हुए उनसे परेशान होकर कहा, मॉम प्लीज आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन मोनिका ने आराम से कहा, इतने सालों से तुम्हें पंचकुला के फार्म हाउस पर अकेला ही तो छोड़ा हुआ था निहाल। अब कहीं जाकर वंश की वजह से तुम वापस घर लौटे हो, अब मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ बेटे। फिर मोनिका ने थोड़ा रुककर आगे कहा, अब तुम खुद बताओगे कि श्रेया ने क्या किया है या मैं खुद आउट हाउस में जाकर श्रेया से पूछूं। मोनिका के श्रेया का नाम लेने की देर थी कि निहाल मुझे अकेला छोड़ दीजिए का राग छोड़कर ज्वालामुखी की तरह अपनी माँ के सामने फट पड़ा और उनसे तिलमिलाते हुए कहने लगा, समझती क्या है वो अपने आप को, कहीं की मल्लिका ए आजम है कि वो हुक्म सुनाएगी और मैं एक मजलूम गुलाम की तरह मान लूंगा। मोनिका ने निहाल को शांत करते हुए कहा, काम डाउन निहाल, बताओ तो सही कि श्रेया ने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने गुस्से में हो। मोनिका के पूछने पर निहाल ने अपने मन की सारी भड़ास, सारी शिकायतें निकालकर अपनी माँ के आगे रख दी। श्रेया ने पिछले 24 घंटे में जो भी किया था, वो निहाल ने अपनी नाराजगी के साथ मोनिका के सामने रख दिया। मोनिका ने निहाल की पूरी बात सुनने के बाद नाराज होने की बजाय श्रेया की सिचुएशन समझने की कोशिश की। उन्होंने निहाल को शांत करते हुए उसे समझाया कि इस वक्त श्रेया की लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी है। वो अपने बेटे के पिता के घर में बिना किसी रिश्ते के रह रही है, दुनिया से ये सच छिपाकर रह रही है कि निहाल शेरगिल ही वंश का पिता है। श्रेया के फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं है क्योंकि वंश तो फिर भी शेरगिल परिवार का वारिस बन जाएगा, पर श्रेया, उसकी जिंदगी कहाँ जाएगी। हर वक्त पूरे शहर की नजरें श्रेया और निहाल के रिश्ते को एक सावलिया नजर से देखती हैं, और उस सवाल का श्रेया के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि श्रेया निहाल के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से कंफ्यूज्ड है। ऊपर से निहाल ने उसे जूलिया और मेहिका के सामने अपनी होने वाली बीवी भी कह दिया। ऐसे में अगर घबरा कर या तैश में आकर श्रेया ने वो एग्रीमेंट बनवा भी दिया, तो निहाल को श्रेया पर नाराज होने की जगह इस सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना चाहिए। निहाल ने अपनी माँ मोनिका की पूरी बात सुनी और फिर उसने उनके हाथ का बना सूप पीते हुए एक नाराज बच्चे की तरह कहा, मॉम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप श्रेया की साइड ले रही हैं, और न ही मुझे खुद पर यकीन हो रहा है कि मैं आपकी बात समझकर श्रेया की प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। निहाल की ये बात सुनकर मोनिका मुस्कुराई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे बोली, गुड, तो अगर तुम वो स्टूपिड एग्रीमेंट बनवाने के पीछे श्रेया के डर को समझ पा रहे हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे। ये सुनकर निहाल ने कहा, मॉम, आई होप आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर रही हैं कि मैं जाकर श्रेया से उसकी इस बेवकूफ़ाना हरकत के लिए माफ़ी मांगूंगा। वो टू मच हो जाएगा, बिलीव मी। इस पर मोनिका ने हंसते हुए कहा, सो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को इतना भी नहीं जानती। ऑफ कोर्स, तुम्हें इस बात के लिए श्रेया से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट वाले मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। निहाल ने फिर सोच समझ कर कहा, समझदारी से ही हैंडल करूंगा, मॉम, फिक्र न करें।
ले आने दीजिए उसे वो एग्रीमेंट भविका से बनवा कर, और मैं उसे बहुत तमीज से, बहुत प्यार से समझा दूंगा कि वो एग्रीमेंट बनवा कर उसने सिर्फ भविका का वक्त और उसके प्रिंटर का पेपर बर्बाद किया है और कुछ नहीं। ये सुनते ही मोनिका खुश होते हुए बोली, दैट्स माय बॉय। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अगर सूप पीना और सूप की तरह गुस्से से उबलना खत्म हो गया हो, तो अब रात का खाना भी हो जाए। मोनिका से बात करने के बाद निहाल का मन भी हल्का हो गया था और उसका मूड भी अच्छा हो गया था। उसने श्रेया और उसके एग्रीमेंट की बात को कल पर डाला और अपनी माँ के साथ डिनर करने चला गया। श्रेया ने भी निहाल से आज रात दोबारा बात करना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि कल तक इंतजार करना ही ठीक है, ताकि एग्रीमेंट वाली बात निहाल को हजम हो जाए। थोड़ी देर के बाद रणविता मासी वंश को वापस शेरगिल मैंशन छोड़ गईं, और उन्होंने जाते हुए श्रेया से कहा कि वो आज रात ही शिमला के लिए वापस निकल रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब जो भी होगा वो श्रेया संभाल लेगी, पर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो उसे अपनी मासी को बस एक कॉल करने की जरूरत है, और रणविता मासी सब कुछ छोड़कर अपनी भांजी और अपने नाती के पास जाएंगी। श्रेया ने इमोशनल होकर रणविता मासी को गले लगाया और उनसे कहा कि वो सुकून से जाएं, श्रेया अब सब संभाल लेगी। रणविता मासी को तसल्ली तो नहीं हुई, पर उन्हें यकीन था कि श्रेया हर लड़ाई जीते या न जीते, पर वो आखिरी दम तक लड़ेगी जरूर। मासी चली गई और श्रेया वंश को लेकर आउट हाउस के अंदर आ गई। आज की रात निहाल अपनी माँ के साथ और वंश अपनी माँ के साथ खूब बातें कर रहा था, और बबली अपने घर पर अकेली बैठी श्रेया की जिद पर हैरान होती हुई वो एग्रीमेंट रेडी कर रही थी, जो कल श्रेया और निहाल के बीच तूफान लाने वाला था। बबली कुर्ते हुए बोली, हाँ, श्रेया कभी कभी इतनी जिद्दी हो जाती है कि उसे कोई बात समझाना तो दूर की बात है, उस बात को समझाने का ख्याल करना भी मुश्किल हो जाता है। उफ, एक मशहूर वकील होकर भी मैं ये क्या कर रही हूँ। एक ऐसा लीगल पेपर बना रही हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बबली अपनी डेस्क पर बैठी हुई इस तरह जलभुन रही थी कि अचानक उसके घर की घंटी बजी। बबली ने हैरान होकर घड़ी की तरफ देखा, रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त भला बबली से कौन मिलने आ सकता था, और वो भी फोन किए बिना। बबली का ऐसा कोई अपना नहीं था जो इस तरह वक्त बेवक्त उसके घर आए। श्रेया और वंश तो शेरगिल मैंशन में ही थे, तो फिर बबली ने अपना नाइट गाउन पहना और दरवाजे के पास जाकर पीप होल में से देखा कि उससे मिलने कौन आया है। बबली के दरवाजे पर अर्नव खड़ा था। बबली हैरान रह गई, अर्नव, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मोनिका के काम से दिल्ली गया था ना, वो भी बबली से बुरी तरह से लड़कर। बबली ने दरवाजा खोला तो अर्नव हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता लिए नर्वस हुआ उसके सामने खड़ा था। उसने बबली को देखते ही कहा, हाय भाविका जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बबली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अर्नव को क्या जवाब दे। वो इस तरह उसके घर क्यों आया था, वो भी फूल लेकर? क्या था अर्नव के दिमाग में? क्या बबली अर्नव को अंदर आने देगी, उसकी पूरी बात सुनेगी? और कल क्या होगा जब श्रेया वो एग्रीमेंट लेकर निहाल के पास पहुंचेगी? क्या जवाब देगा निहाल? एपिसोड 119 दिलजालौंग का शहर। बबली को अर्नव का बदला हुआ रवैया समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले अर्नव बबली से बिना किसी वजह के इतना नाराज होकर गया था कि उसने बबली के किसी भी फोन या मैसेज का जवाब नहीं दिया था, और अब वो अचानक उसके दरवाजे पर फूल लेकर खड़ा हुआ, अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। अब बबली न तो उसे वापस भेज सकती थी और न ही उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर सकती थी। उसने दरवाजा छोड़कर अर्नव को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, तुम अंदर आ सकते हो अर्नव। अर्नव ने कहा, थैंक यू, ये फूल आपके लिए भाविका जी। बबली को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर उसने अर्नव से वो फूल ले लिए। इससे पहले कि बबली कुछ पूछती या कहती, अर्नव ने ही बात शुरू की। अर्नव शर्मिंदा होते हुए बोला, अब तक तो आप समझ ही गई होंगी भाविका जी कि मैं आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तो मैंने आपसे बहुत बदतमीजी और बेरुखी से बात की थी,
और जिस तरह मैं आपके घर से निकला था, वो हरगिज सही नहीं था। मुझे कुछ ही देर में रियलाइज हो गया था कि मेरा रवैया ठीक नहीं था, पर मुझे अपने किए पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैं आपका फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सका। क्या आप मुझे उस दिन की हरकत के लिए माफ कर सकती हैं? लेकिन बबली ने अचानक पूछा, कॉफी पियोगे? इस पर अर्नव हैरान होते हुए बोला, क्या कॉफी? पर मैं तो आपसे माफी मांग रहा हूं न। तो बबली ने जवाब दिया, सुना मैंने, हम उस पर भी बात करेंगे, पर पहले तुम आराम से बैठो। जरूरत से ज्यादा नर्वस लग रहे हो तुम, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम कॉफी पियोगे। बबली ने ठीक समझा था। इस वक्त अर्नव वाकई में बहुत नर्वस था। उसके पसीने छूट रहे थे। रह रहकर वो अपनी शर्ट का कॉलर ठीक कर रहा था। बबली ने अर्नव को सोफे पर बैठने का इशारा किया और फूलों को एक फूलदान में सजाकर वो कॉफी बनाने में लग गई। कॉफी बनाते हुए बबली ने अर्नव से पूछा, अर्नव, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारे उस बचकाने बिहेवियर के लिए माफ कर सकती हूँ। अर्नव ने घबराते हुए जवाब दिया, निहाल सर और श्रेया मैडम के लिए कुछ करना, इसके अलावा मैं आपकी हर शर्त मान सकता हूँ, भाविका जी। उन दोनों के चक्कर में मोनिका मैडम वैसे ही मुझे काफी प्रॉब्लम्स में फंसा चुकी हैं। ये सुनकर बबली ने कहा, रिलैक्स अर्नव, मैं तुमसे श्रेया या निहाल के लिए कुछ करने के लिए नहीं कहने वाली। उन दोनों की कहानी के लिए हमें जो भी करना था, हम कर चुके हैं। मेरी शर्त कुछ और है। अर्नव बोला, अच्छा, ठीक है, बताइए फिर आप मुझे कि किस शर्त पर माफ करेगी आप मुझे। बबली ने आगे कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ करूंगी कि तुम मुझे ये बताओ कि उस रात तुम्हारे गुस्से की असली वजह क्या थी। अर्नव, क्यों तुम अपना गुस्सा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? बबली के इस सवाल के लिए शायद अर्नव तैयार नहीं था। उसे झटका सा लगा। उसने कॉफी का मग नीचे रखा, सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बबली से नजरें चुराते हुए बोला, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, भाविका जी। बबली ने फौरन पूछा, क्यों? अब अचानक कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुझसे माफी मांगने आए थे ना? क्या हुआ? ऐसा क्या है मेरे सवाल में कि तुम मुझे सही सही जवाब भी नहीं दे सकते? इस पर अर्नव ने आवाज गहरी करते हुए कहा, जवाब तो दे सकता हूँ, पर शायद आपको वो जवाब इतना बुरा लगे कि आप मुझे अपने घर से निकाल दें और दोबारा मेरा चेहरा देखना भी पसंद न करें। ये सुनकर बबली हैरत से बोली, अर्नव, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। आई डोंट थिंक कि तुम ऐसा कोई भी काम कर सकते हो कि मुझे बुरा लगे। प्लीज, अब तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। बताओ ना, आखिर उस रात क्या बात थी कि तुम बेवजह मुझ पर इतने नाराज हुए? अर्नव ने पलटकर पूछा, सच कह दूं, बर्दाश्त कर लेंगी ना आप? इस पर बबली झल्लाते हुए बोली, अगर तुमने सच नहीं कहा, तो मैं तुम्हें एक पल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अर्नव ने कभी नहीं सोचा था कि वो बबली से अपने दिल की बात इन हालातों में, इतने सादे तरीके से, एक झड़गे को खत्म करने के दौरान कहेगा। पर अब उसे बबली को बताना ही था कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। अर्नव ने बबली की तरफ देखा और बहुत सीरियस होते हुए कहा, एक्चुअली, भविका जी, सच बात तो ये है कि मैं आपको बहुत, बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनते ही बबली हंसते हुए बोली, अरे, वजह बताने से पहले ही इतनी तारीफ मत करो, ट्रस्ट मी, मैं बिना इस तारीफ के भी तुम्हें माफ कर दूंगी। तो अर्नव ने सीरियस होते हुए कहा, भाविका जी, आप शायद मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और ये मैं आपसे एक दोस्त होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की से कह रहा है कि वो उसे पसंद करता है। अर्नव का ये कन्फेशन सुनकर बबली तो बुत की बुत बनी खड़ी रह गई। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसने कब कॉफी के उस कप को उसकी गर्म साइड से पकड़ लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निहाल का हमेशा सहमा रहने वाला सीधा साधा ये मैनेजर उससे ये कहेगा कि वो उसे पसंद करता है। अर्नव के दिल में कब से बबली के लिए जगह बन गई, और बबली को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके लिए अर्नव की नजर बदल चुकी है। बबली हैरान होकर अर्नव को बस देखे जा रही थी। उसे कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं सूझ रहे थे।
अर्नव ने यूं अचानक अपने दिल की बात कहकर बबली को लाजवाब कर दिया था। जब बबली को सूझा नहीं कि वो अर्नव से क्या कहे, तो अर्नव ने ही थोड़ी हिम्मत करते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जज्बाती होते हुए कहा, उस रात भी मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर हमारी बातचीत किसी और ही दिशा में चली गई, और मैं आपसे कह ही नहीं पाया कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, भाविका जी। और उसी बौखलाहट में आकर मैं आपके साथ बुरा बर्ताव कर बैठा। दिल की बात कहना और अपने आप को किसी के सामने खोल कर रख देना वैसे ही आसान नहीं है, और जब हालात भी साथ न दे, तो इंसान कितना परेशान हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बस यही वजह है कि मैं आप पर बेवजह इतना नाराज हुआ, और यही वजह है कि मैं आपसे माफी मांगे बिना, आपको देखे बिना रह नहीं सका। अब बताइए, वजह जानने के बाद क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं, भाविका जी? ये सब सुनकर बबली ने हड़बड़ाते हुए कहा, अर्नव, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे रिएक्ट करूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा फील कर सकते हो। अर्नव ने जवाब दिया, क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, या आपको ये लगा कि निहाल शेरगिल का ये हर बात पर घबरा जाने वाला मैनेजर आपको चाहने के लायक नहीं है। नाराज होकर नहीं पूछ रहा, भाविका जी, सीरियस होकर पूछ रहा हूँ। तो बबली ने कहा, अर्नव, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जस्ट बिकॉज तुम निहाल और मोनिका आंटी की हर बात मानते हो, तो तुम कोई कमजोर या बुज़दिल इंसान हो। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम्हें इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, और उन दोनों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। इनफैक्ट, मैं इस बात से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम्हें निहाल की कितनी परवाह है, और वंश के मामले में तुमने श्रेया को भी कितने ध्यान से संभाला। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ अर्नव, और ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों की फीलिंग्स का, उनकी सेफ्टी का इतना ध्यान रखते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं तुम्हें किसी भी लिहाज से खुद से या किसी से भी कम समझती हूँ, अर्नव, प्लीज। बस मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, और तुम अचानक मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ कि तुम्हें बुरा भी न लगे, और हमारी दोस्ती में फर्क भी न आए। ये सुनकर अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, एक बात बताऊं मैं आपको, भाविका जी, जैसे ही प्यार अपनी जगह बनाता है न, वैसे ही दोस्ती को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। हम दोस्त नहीं रहे क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है, और अगर आपका जवाब न है, तो सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में रखने के लिए मैं आपका दोस्त बने रहने का नाटक नहीं कर सकता। आपने मुझसे यही कहा न कि आपने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे क्या जवाब दें। इस पर बबली ने नर्वस होते हुए कहा, हाँ। अर्नव फौरन बोला, तो ठीक है, आप मुझे अभी कोई जवाब मत दीजिए। आराम से सोचिए, अपना टाइम लीजिए, और आपका दिल जब भी जो भी कहे, आप मुझे आकर कह देना। आपका जवाब कुछ भी हो, मुझे मंजूर होगा, और मैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूंगा। ठीक है, बबली ने कहा, ओके, ठीक है, मैं तुमसे और क्या कह सकती हूँ। ये सुनकर अर्नव बोला, अभी कुछ मत कहिए, भाविका जी, जब दिल और दिमाग को साफ साफ समझ में आ जाए कि क्या करना है, तब मुझसे आकर कह देना आप। खैर, रात के 12 बज चुके हैं, और आप शायद कोई इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, जिसमें मैंने खलल डाल दिया। मैं अब चलूंगा। अर्नव शायद जाने से पहले एक बार बबली से हाथ मिलाना चाहता था, पर अर्नव के दिल की बात जानकर शायद बबली के अंदर एक हिचक सी आ गई थी। इसलिए अर्नव ने बबली से बस बाय कहा और उसके घर से निकल गया। न जाने कितनी देर बबली श्रेया के एग्रीमेंट के सामने बैठी हुई, अर्नव और उसकी बातों के बारे में सोचती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला रिश्ता टूटने के बाद उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई आदमी आएगा जो उसकी इज्जत करेगा, उससे प्यार करेगा। और आज अचानक अर्नव, जिसका ख्याल भी कभी बबली के दिमाग में नहीं आया था, वो उसे इतने हक से, इतनी समझदारी से प्रपोज करके चला गया था।
बबली ने किसी तरह खुद को अर्नव के ख्यालों से बाहर निकाला और श्रेया के एग्रीमेंट का काम खत्म करने में जुट गई। पर अब चाहे बबली अपना ध्यान कहीं भी लगाती, सच ये था कि अर्नव की बातें, उसकी सच्चाई बबली के दिमाग में घर कर चुकी थी। जैसे तैसे बबली ने एग्रीमेंट का ड्राफ्ट फाइनल किया और उसे लेकर वो अगले दिन श्रेया से मिली। श्रेया ने एग्रीमेंट पढ़ा और उसे तसल्ली हो गई कि अब उसके और निहाल के बीच की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और जैसा कि श्रेया और निहाल के बीच तय हुआ था, श्रेया एग्रीमेंट लेकर निहाल के ऑफिस भी पहुंच गई। पर जैसे ही वो निहाल के कैबिन के अंदर आई, उसने देखा कि वहां निहाल के साथ 3 आदमी और हैं। और उन 3 आदमियों को श्रेया ने कभी नहीं देखा था। श्रेया के चेहरे की हैरानी देखकर निहाल ने बड़े आराम से उससे कहा, हाय श्रेया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये मेरी लीगल टीम है, यानी मेरे लॉयर्स, जो इस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और मुझे और तुम्हें बताएंगे कि ये लीगली बाइंडिंग है भी या नहीं। निहाल की बात सुनकर श्रेया को झटका सा लगा। ये क्या चाल थी निहाल की? क्या मतलब ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है भी या नहीं? क्या निहाल इस एग्रीमेंट को खारिज करने की फिराक में था? पर कैसे? क्या श्रेया के पास इसका कोई तोड़ होगा या ये बाजी निहाल मार ले जाएगा? एपिसोड 120 का गाज का टुकड़ा। श्रेया ने कभी नहीं सोचा था कि निहाल उसके सामने ऐसे तैयारी करके बैठा होगा, जैसे श्रेया जबरदस्ती उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवाने वाली हो। लीगल टीम, 3 वकील, क्यों? श्रेया अचानक नर्वस फील करने लगी। उसे लगने लगा कि उसे भी अपनी वकील बबली को अपने साथ लेकर आना चाहिए था, ताकि अगर निहाल की लीगल टीम कोई ऊटपटांग सवाल पूछे, तो कम से कम श्रेया खुद को डिफेंड तो कर पाती। पर श्रेया निहाल को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो नर्वस हो गई है, इसलिए उसने बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना कोई सवाल किए, एग्रीमेंट टेबल पर रखकर नॉर्मल रहते हुए कहा, ठीक है, अगर ये तीनों ही इस एग्रीमेंट को पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं है। पढ़िए आप लोग इसे और बताइए मुझे कि ये कैसे लीगल नहीं है। निहाल ने इस पर जवाब दिया, पढ़ने दो उन्हें, बता देंगे वो तुम्हें, थोड़ी देर रुको तो सही। श्रेया ने निहाल को टेढ़ी नजर से देखा और फिर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। निहाल भी अंदर ही अंदर मुस्कुराया और वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तीनों वकील पूरे 2 घंटे उस एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ते रहे और उसे पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद उन्होंने आपस में कुछ खुसफुसाहट की। उसके बाद जो उन तीनों में सबसे सीनियर वकील दिख रहा था, उसने निहाल और श्रेया को बड़ी संजीदगी से देखकर हिचकिचाते हुए कहा, निहाल सर, श्रेया मैडम, हमने ये कागजात अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों से कैसे कहूँ कि। निहाल मजे लेने के मूड में था। उसने पूछा, नहीं नहीं डालमिया साहब, आप बिल्कुल भी मत घबराए, बेझिझक और बेधड़क होकर कहिए कि आप तीनों को क्या लगता है ये एग्रीमेंट पढ़कर। और हाँ, जरा जोर से कहिएगा ताकि श्रेया मैडम को आपकी बात अच्छी तरह से सुनाई भी दे जाए और समझ भी आ जाए। वो क्या है, ये बहुत मेहनत से इसे बनवा कर लाए हैं। ये सुनकर श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, हर बात में ताना मारने की जरूरत नहीं है, निहाल शेरगिल। मैं जानती हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट वाली बात पर नाराज हो, पर अपनी नाराजगी जताने की जरूरत नहीं है। ओके, आप कहिए वकील साहब, आप क्या कह रहे थे? इस पर सीनियर वकील ने कहा, मैडम, मैं ये कह रहा था कि एग्रीमेंट के पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, पर इसे अगर आप और निहाल सर साइन कर भी दे, तो भी ये किसी काम का नहीं है। I mean, आप इसे न तो लागू कर सकती हैं और न ही निहाल सर को इसके आधार पर कोर्ट ले जा सकती हैं। ये सुनते ही श्रेया ने झटका खाते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों लागू नहीं हो सकता ये निहाल पर? कोर्ट में क्यों नहीं चल सकता ये? तो सीनियर वकील ने समझाते हुए कहा, क्योंकि मैडम, आपके और निहाल सर के बीच में कोई कानूनन रिश्ता नहीं है, और इसमें जो भी शर्तें लिखी हैं, संविधान के हिसाब से ऐसे कोई कानून नहीं है जो इन शर्तों को सपोर्ट करें। अगर मैं आपसे सीधी सिंपल जुबान में कहूँ, तो इस देश की किसी भी कचहरी में इस एग्रीमेंट की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप निहाल सर पर मॉलेस्टेशन का एलिगेशन लगाकर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती हैं।
या उन्हें गिरफ्तार करवा सकती हैं, पर इस एग्रीमेंट के बेस पर आप निहाल सर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर श्रेया तिलमिलाते हुए बोली, व्हाट? मैं निहाल पर मॉलेस्टेशन के झूठे इल्जाम लगाऊंगी, उसे खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगी, उसे गिरफ्तार करवाऊंगी। क्या मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ? सीनियर वकील घबराते हुए बोला, नहीं नहीं श्रेया मैडम, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आपको वकील होने के नाते ऑप्शंस दे रहा था। निहाल सर ने ही कहा था कि मैं आपको आपकी कानूनी सिचुएशन अच्छी तरह से समझा दूं। निहाल सर, समझाइए ना आप मैडम को। निहाल ने इस पर हंसते हुए कहा, रिलैक्स डालमिया साहब, श्रेया मैडम को हर बात पर इसी तरह बिगड़ने की आदत है। चिल, आप तीनों जा सकते हैं, मैं बाकी बातें श्रेया को अपने आप ही समझा दूंगा। श्रेया गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तीनों वकीलों को भी लगा कि इसके आगे निहाल ही श्रेया को समझाएं और संभालें। वो तीनों एक भी शब्द और कहे बिना निहाल के कैबिन से निकल गए। उनके जाते ही श्रेया ने निहाल की टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, ये क्या तमाशा था निहाल? ये सुनकर निहाल ने कहा, चिल्लाओ मत श्रेया, तुम मेरे ऑफिस में मौजूद हो और जूलिया बाहर बैठी हुई है, तमाशा तुम कर रही हो। जो बात करनी है आराम से करो। इस पर श्रेया ने कहा, आराम से बात करूं? तुम्हारी लीगल टीम ने चुटकी बजाते ही मेरे अग्रीमेंट को खिड़की के बाहर फेंक दिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं आराम से बात करूं? ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है निहाल। तुम चाहते ही नहीं मेरी कोई भी शर्त मानना, इसलिए तुम अपनी लीगल टीम को यूज करके मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर निहाल चिढ़ते हुए बोला, ओ शट अप श्रेया, मैं तुम्हें गुमराह करने की नहीं, अक्ल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ से निकल कर अपने आप को किसी के सामने एम्बैरस न करो। मैं तुमसे कल रात को ही कहना चाह रहा था कि तुम जो तैश में आकर ये एग्रीमेंट बनवा कर बैठी हो, ये एक बेकार कागज का टुकड़ा है, जिसे तुम दुनिया की किसी कोर्ट में मेरे खिलाफ यूज नहीं कर सकती। तुम्हारा और मेरा लीगली ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि कोई भी वकील या कोर्ट तुम्हारी इन बचकाना शर्तों को सपोर्ट करे, समझी? इसलिए भड़कना बंद करो और अपने दिमाग की खिड़कियां खोलकर जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। श्रेया ने कहा, क्या समझने की कोशिश करूं? निहाल, तुम और तुम्हारी टीम झूठ बोल रहे हैं। अगर इस एग्रीमेंट की किसी कोर्ट में वैल्यू ही न होती, तो क्या भविका, जो कि खुद एक लॉयर है, वो कभी इसे बनाने के लिए राजी होती? निहाल ने जवाब दिया, फाइन। तो एक काम क्यों नहीं करती तुम? अभी मेरे सामने बबली को फोन लगाओ और उससे पूछो कि इस एग्रीमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू है या नहीं। श्रेया ने पलटकर पूछा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं भविका को कॉल करके कुछ नहीं पूछूंगी, ऐसे ही आंख बंद करके तुम पर यकीन कर लूंगी? निहाल ने श्रेया को समझाते हुए कहा, श्रेया, तुम्हें तो मेरे किरदार पर भी यकीन नहीं है, तभी तो तुमने वो पॉइंट डाला कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकता। शो अपनी तसल्ली के लिए तुम बबली को फोन करो, और अभी मेरे सामने करो। श्रेया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपने हैंडबैग से अपना फोन निकाला और स्पीकर पर डालते हुए उसने बबली को कॉल लगाया। बबली इस वक्त किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी, पर फिर भी उसने वो मीटिंग छोड़कर श्रेया का कॉल ले लिया। उसे तो इंतजार ही था कि कब श्रेया का कॉल आएगा, और उसे न सिर्फ श्रेया को सच बताना पड़ेगा, बल्कि उसका गुस्सा भी सहना पड़ेगा, क्योंकि देर सवेर तो उसे पता चलना ही था कि वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है। जैसे ही बबली ने श्रेया का कॉल उठाया, श्रेया ने बरसते हुए उससे कहा, भाविका, मैं इस वक्त निहाल के ऑफिस में हूँ। अभी अभी मेरी मीटिंग हुई है निहाल के वकीलों के साथ, और मुझसे ये कहा गया है कि ये एग्रीमेंट नहीं, मजाक है, मजाक। इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। क्या ये सच है भविका? ये सुनकर बबली हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, ये सच है श्रेया। जैसे ही बबली ने हाँ कहा, श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 पल के लिए उसका दिल रुक सा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बबली उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है।
निहाल उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो खुश था, क्योंकि एक बार के लिए ही सही, श्रेया का इल्जाम गलत साबित हुआ था। श्रेया ने अपनी हैरत को किसी तरह संभाला और शिकायत भरे लहजे में बबली से पूछा, ये तुम्हें एग्रीमेंट बनाते वक्त पता था या जब मैंने तुम्हें बताया तब पता चला? बबली ने शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, नहीं श्रेया, मुझे तुम्हारे बताने से पता नहीं चला। मैं एक वकील हूँ और मुझे मालूम था कि ये एग्रीमेंट कभी साइन नहीं होगा। श्रेया ने फौरन पूछा, व्हाट? तो तुमने मुझे ये बना कर दिया ही क्यों, भाविका? जब मैं बेवकूफों की तरह तुमसे इस एग्रीमेंट को डिस्कस कर रही थी, तो तुम्हें मुझसे तभी कहना चाहिए था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस कागज को कोर्ट में सपोर्ट करे। बबली ने कहा, मैंने तुम्हें मना करने की कोशिश की थी श्रेया, पर तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम इतनी इमोशनल और हड़बड़ाई हुई थी कि मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें समझाने जाऊंगी तो तुम मुझ पर और बिगड़ोगी। मेरी बात सही होने पर भी उसे नहीं समझोगी, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि गुस्से में ही सही, पर कम से कम तुम निहाल की बात तो सुनोगी, और वो तुम्हें बता देगा कि तुमने जज्बाती और इम्प्रैक्टिकल होकर ये कागजात बनवा तो लिए हैं, पर ये सिर्फ कागज ही हैं। आई एम सॉरी श्रेया, पर मैं तुमसे कह ही नहीं पाई कि ये एग्रीमेंट बेकार है। ये तुम्हें तुम्हारा कोई हक नहीं दिलवा सकता और न ही तुम इसे निहाल या मोनिका आंटी के अगेंस्ट यूज कर सकती हो। मेरी नसीहत यही है कि तुम निहाल पर विश्वास रखो और ठंडे दिमाग से अपनी बात उसके सामने रखो। वो बहुत समझदार और अच्छा लड़का है। तुम्हारी वैल्यू है उसे, वो तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझेगा श्रेया। और तुम्हें अपने हक प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पेपर की, किसी कानूनी दांव पेच की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रेया, हेलो, तुम सुन रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज, मुझसे नाराज मत होना, मैं बस तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी। इसलिए, और सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे सच नहीं कहा। श्रेया ने शांत होते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, भाविका। मैं ही शायद जोश में ये सोचना ही भूल गई कि ये सो कॉल्ड एग्रीमेंट कोर्ट में एक्सेप्ट होगा भी या नहीं। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। मुझे तुम्हारे पास आने से पहले खुद ही दिमाग लगाना चाहिए था। फिर श्रेया थोड़ा रुककर बोली, मैं फोन रखती हूँ भाविका, तुमसे बाद में बात करूंगी। श्रेया ने कॉल काटा और टेबल से एग्रीमेंट उठाकर जाने लगी। वो अभी निहाल और उसके तानों का सामना नहीं करना चाहती थी और न ही उसके सामने शर्मिंदा महसूस करना चाहती थी। पर निहाल ने श्रेया का रास्ता रोक लिया। श्रेया ने निहाल को तुनक कर देखा और नाराज होते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सॉरी की उम्मीद कर रहे हो तो ठीक है, मांग लेती हूँ मैं तुमसे माफी। सॉरी कि मैंने एक स्टूपिड एग्रीमेंट की वजह से तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। और अगर तुम मुझ पर हंसना चाहते हो तो प्लीज मेरे जाने के बाद हंस लेना, ठीक है? निहाल ने इस पर सीरियस होते हुए कहा, श्रेया, हालांकि ये मेरा सपना है कि तुम मुझे सॉरी कहो और कई बार कहो, पर मैंने तुम्हारा रास्ता न इसलिए रोका है कि तुम मुझसे माफी मांगो और न इसलिए कि मैं तुम पर हंसूं और तुमसे कहूं कि मैं कितना खुश हूं कि तुम गलत साबित हुई। तो श्रेया ने पूछा, तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? निहाल ने जवाब दिया, चाहता तो मैं तुमसे बहुत कुछ हूँ श्रेया मल्होत्रा, पर फिलहाल मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। अगर तुम उसे मान लो तो इस एग्रीमेंट में तुमने जो भी प्रॉब्लम्स लिखी हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। श्रेया ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? तुम मुझे ऐसा क्या ऑफर दे रहे हो कि मेरी हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? निहाल ने थोड़ी देर श्रेया को गहराई से देखा, उसके थोड़ा सा करीब आया और फिर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसने पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से भावुक होते हुए श्रेया से कहा, श्रेया, शादी कर लो मुझसे। निहाल की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो श्रेया सुन्न ही हो गई। निहाल ने उससे शादी की बात की थी। क्या ये सच था या कोई सपना? क्या सोचकर निहाल ने श्रेया के आगे शादी का प्रपोजल रखा था? क्या रिएक्शन होगा श्रेया का? क्या सचमुच निहाल श्रेया से शादी करना चाहता था? क्या श्रेया का दिल उसे निहाल से शादी करने की इजाजत देगा?
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।